सेलिब्रेशन। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केम लवर। सो आज हम डिस्कस करेंगे सिक्स्थ लेक्चर ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इसमें हमने पहले देखा है कि SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, उसी को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, है ना। बेसिकली हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो हमने देखा था कि जो हमारा SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म है और जो हमारा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है, ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हम कैसे कह सकेंगे, जो हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, वेदर दे अंडरगो SN1 मैकेनिज्म और SN2। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था ऑर्डर ऑर्डर क्या देखा था, टर्शियरी सबस्ट्रेट्स में ज्यादा SN1 होता है कंपेयर टू सेकेंडरी सबस्ट्रेट्स, और प्राइमरी सबस्ट्रेट्स में रियरली होता है, मतलब इनके केस में बहुत ही कम रेट ऑफ SN1 है। अगर SN2 की बात करेंगे, हमने देखा था प्राइमरी में सबसे ज्यादा SN2 कंपेयर टू दैट ऑफ सेकेंडरी, और टर्शियरी में सबसे कम SN2 होता है ना। सेकंड हमने देखा था कि यहाँ पे अगर सॉल्वेंट की बात करेंगे, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। और यहाँ पे एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, यहाँ पे एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमने देखा कि SN1 के केस में न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट अपॉन न्यूक्लियोफाइल, इंडिपेंडेंट अपॉन न्यूक्लियोफाइल। लेकिन SN2 के केस में इट डिपेंड्स अपॉन न्यूक्लियोफाइल, ये भी हमने देखा था, है ना। डिपेंड्स अपॉन न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पे हमने एक और इम्पोर्टेंट चीज देखा था कि अगर हमारे पास, अगर यहाँ पे एक और चीज देखा था कि अगर हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा, मतलब कायरल मॉलिक्यूल होगा, तब हमारे पास बोथ R कॉन्फ़िगरेशन भी बनता है, S कॉन्फ़िगरेशन भी बनता है। मतलब यहाँ पे रिटेंशन भी होता है और यहाँ पे इन्वर्जन भी होता है। तो 50% रिटेंशन हो सकता है और 50% इन्वर्जन हो जाएगा। इस टाइप ऑफ मिक्सचर को हमने क्या कहा था, इसको कहा था रेसामिक मिक्सचर। तो जब भी SN1 हो जाएगा, रेसामिक मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन SN2 के केस में 100% इन्वर्जन होता है, 100% इन्वर्जन होता है। और इस इन्वर्जन को हमने कहा था इट्स वाल्टन इन्वर्जन, है ना। यहाँ तक हमने पढ़ा था ना, याद है सबको, यहाँ तक मैं रिवाइज करता। सबको याद है यहाँ तक, बताइए मुझे, यहाँ तक सबको याद है ना। हाँ, चलिए अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल्स है, बेसिकली ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, और इसको हमने ट्रीट किया है विद न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियोफाइल जो हमें यहाँ मिल सकते हैं। तो देखो, अगर टेक्स्ट की बात करेंगे तो कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल्स है, यू कैन सी ओवर हियर OH माइनस, इट्स अ न्यूक्लियोफाइल। और बेसिकली आपको रिएक्शन में कहाँ से मिलेगा, NaOH दिया होगा या KOH दिया होगा, यहाँ से आपको मिलेगा न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। सोडियम इज अ मेटल, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, आपको मिलेगा OH माइनस, है ना। सिमिलरली वाटर इज अ न्यूक्लियोफाइल, वाई बेटा, बिकॉज वाटर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली यहाँ पे मेटल है, मेटल के साथ OR ग्रुप जुड़ा है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास CH3, ये RCH3 में लूंगा, और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है और इसके साथ सोडियम जुड़ा है। तो मतलब सोडियम साल्ट ऑफ अल्कोक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड है। तो यहाँ से भी आपको RO माइनस, फॉर एग्जाम्पल OCH3 माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। सिमिलरली हेलोजनस न्यूक्लियोफाइल है, I माइनस न्यूक्लियोफाइल है। अमोनिया हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है R ग्रुप से, मतलब प्राइमरी अमाइन, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। सेकेंडरी अमाइन, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स, है ना। C ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। ये C ट्रिपल बॉन्ड M कहाँ से मिलेगा, आपको रिएक्शन में देगा KCN, मतलब आपको ये वाली रिएक्शन देगा, आपको देगा अल्काइल हैलाइड और इसको ट्रीट करेगा विद KCN। तो आपको प्रोडक्ट बताना है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए ये जो CN है, ये न्यूक्लियोफाइल है, कहाँ से मिलेगा, KCN से। तो ये हमें CN न्यूक्लियोफाइल देता है। सिमिलरली AgCN, ये हमें न्यूक्लियोफाइल देता है। यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैक होगा, अभी देखेंगे कैसे होगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सिमिलरली अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ON हो सकता है। सिमिलरली हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कार्बोक्सिलेट होता है, RCO माइनस Ag के साथ जुड़ा है, लाइक दिस RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस Ag। देखो सिल्वर मेटल है, जाएगा तो इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन पे, इसलिए बन गया RCO माइनस। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, लाइक लिथियम हाइड्रेट,
LiAlH4, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्रेट, है ना, ये हमें H माइनस देता है। लाइक NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्रेट, ये हमें H माइनस देता है। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई मेटल अटैच होगा आर ग्रुप से, मेटल अटैच होगा आर ग्रुप से, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, ये हमारा आर ग्रुप है CH3, इसके साथ कोई मेटल अटैच है, मैग्नीशियम अटैच है। तो देखो मैग्नीशियम इज अ मेटल, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे आपको CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल बनेगा, दैट्स R माइनस न्यूक्लियोफाइल बनेगा। सो दीज आर एक्चुअली सर्टेन न्यूक्लियोफाइल्स व्हिच आर गिवन इन द टेक्स्ट, है ना। अब इन्हीं न्यूक्लियोफाइल्स को हमें ट्रीट करना है विद अल्काइल हैलाइड्स, तब जाके हमारे पास ये वाले प्रोडक्ट्स आएंगे। क्लियर, ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये करनी है कि कुछ न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे होते हैं जो मोर देन वन एटम से बॉन्डिंग कर सकते हैं, उनको कहते हैं एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स, उनकी बात करेंगे। पहले मुझे बता, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? लेट मी नो फास्ट। चलिए आगे चलते हैं, इस चीज को मैं रब अप करूंगा, हम आगे चलते हैं, डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, देखो यहाँ पे लिखा है एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स, तो व्हाट आर दीज एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स, मतलब जो दो एटम से बॉन्डिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास साइनाइड है, ये साइनाइड है, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N आपके, अगर मैं इसको ट्रीट करूंगा विद एन अल्काइल ग्रुप, ये कार्बन के साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा? इट कैन बाइंड ईदर थ्रू दिस कार्बन एटम और इट कैन बाइंड ईदर थ्रू दिस नाइट्रोजन एटम, मतलब इट हैज टू साइट्स फॉर डोनेशन, या तो ये कार्बन से डोनेशन करेगा या नाइट्रोजन से डोनेशन करेगा। व्हाई? बिकॉज ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है ऑफ टू स्ट्रक्चर्स। देखो ये C ट्रिपल बॉन्ड N है जहाँ पे कार्बन पे माइनस चार्ज है, और ये C डबल बॉन्ड N जहाँ पे नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज है। मतलब यहाँ अगर ये वाली स्ट्रक्चर बाइंडिंग बाइंडिंग करेगी तो ये नाइट्रोजन से बाइंडिंग करेगी विद आर ग्रुप, और यहाँ अगर बाइंड करेगा इट विल बाइंड थ्रू कार्बन एटम विद द आर ग्रुप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है और आप इसको KCN के साथ ट्रीट करते हो, यू आर ट्रीटिंग अल्काइल हैलाइड विद KCN, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है, बताइए क्या होगा? अगर मैकेनिज्म देखेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये RX बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना, हमें हमें मिलेगा R+, और इस पे कौन अटैक करेगा? इसका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है? CN न्यूक्लियोफाइल है। अब सवाल ये है, क्या कार्बन से अटैक करेगा या नाइट्रोजन से अटैक करेगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप यूज करते हो KCN तो कार्बन से अटैक होता है, मतलब जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड N। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इफ वी यूज KCN, अगर हम KCN यूज करेंगे तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा? कार्बन से अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा? कार्बन से। वहीं पे अगर हम AgCN यूज करेंगे, स्लेवर साइनाइड अगर यूज करेंगे, अगर हम स्लेवर साइनाइड यूज करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे विद अल्काइल हैलाइड, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, वहां पे जो प्रोडक्ट का न्यूक्लियोफाइल है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है, CN इज ए न्यूक्लियोफाइल ओवर हियर। लेकिन इस CN का जो कौन सा पार्ट इस वाले ग्रुप से रिएक्ट करेगा, बॉन्ड बनाएगा, दैट्स नाइट्रोजन, N ट्रिपल बॉन्ड C। मतलब ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे ऐसा क्यों होता है, कि अगर KCN के साथ ट्रीट करेंगे तो बनता है RC ट्रिपल बॉन्ड N, दीज आर नोन एज साइनाइड्स, इन कंपाउंड्स को साइनाइड्स कहते हैं। लेकिन अगर AgCN के साथ ट्रीट करते हैं तो बनते हैं आइसोसाइनाइड्स, दीज आर नोन एज आइसोसाइनाइड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको टेक्स्ट पे मार्क करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम KCN ट्रीट करेंगे विद अल्काइल हैलाइड्स तो हमें साइनाइड्स मिलते हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम AgCN यूज करेंगे तो आइसोसाइनाइड्स मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए बताइए मुझे, यहाँ तक समझ आया कि एम्बिडेंट और एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? वेरी गुड। चलिए इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये हमने क्या पढ़ा, वाई दिस हैपन्स, है ना, वाई दिस हैपन्स। यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। फॉर एग्जाम्पल मैं आर के बदले कोई ग्रुप लिखूंगा, लेट मी से मेरे पास आर के बदले CH3 है, ये मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है, और इस अल्काइल हैलाइड को मैंने KCN के साथ ट्रीट किया। अब KCN का मतलब कि हमारे पास K+ और CN माइनस है, मतलब ये CN माइनस है, न्यूक्लियोफाइल है ना। सिंस पोटेशियम इज अ मेटल, इट विल गिव इलेक्ट्रॉन्स।
तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, द प्रोडक्ट विल बी दिस CH3, और किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? कार्बन के साथ C ट्रिपल बॉन्ड एंड दिस इज नोन एज साइनाइड। इस कंपाउंड को कहते हैं साइनाइड। लेकिन अगर वहीं पे हम इसी कंपाउंड को ट्रीट करेंगे CH3X, इसी कंपाउंड को ट्रीट करेंगे AgCN के साथ, तो अगर AgCN के साथ ट्रीट करेंगे, बेसिकली यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? साइनाइड आयन। लेकिन यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी आइसोसाइनाइड। यहाँ पे आपको N ट्रिपल बॉन्ड C मिलेगा एंड दिस इज नोन एज आइसोसाइनाइड। इसको कहते हैं आइसोसाइनाइड। नाउ व्हाई दिस हैपेंस? यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? तो ये बॉन्डिंग से हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो, अगर हम KCN की बात करेंगे, ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है? दिस इज आयोनिक कंपाउंड। लेकिन अगर आप सिल्वर साइनाइड की बात करेंगे, दिस इज अ कोवलेंट कंपाउंड। दिस इज अ कोवलेंट कंपाउंड, मतलब KCN इज मोर आयोनिक एंड AgCN इज मोर कोवलेंट कंपाउंड, है ना? और जब हमारे पास आयोनिक कंपाउंड होता है, तब क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड कंप्लीटली ब्रेक्स डाउन इनटू आयन्स। तो मतलब यहाँ पे जो आपका आयन मिलेगा दैट विल बी K प्लस और Cn-, लेकिन कार्बन के पास आएगी नेगेटिव चार्ज, जैसे कि ये वाला आपको यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। अब देखो, यहाँ पे एक्चुअली बनता है कार्बन कार्बन का बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है, इट इज मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। व्हाई इट इज मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड? बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होगा ना, ये दोनों सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनता है। दैट इज वाई कि यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। अगर आपका कंपाउंड आयोनिक है तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वहां पे, जो साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है वहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगी, बिकॉज कार्बन कार्बन बॉन्ड विल बी फॉर्मड। लेकिन वहीं पे अगर आपका कंपाउंड कोवलेंट है, तो कोवलेंट के केस में क्या होगा? कोवलेंट के केस में आपका न्यूक्लियोफाइल जो है, उस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम पे होगी। ज्यादा नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम का मतलब है कि नाइट्रोजन एटम ही अटैक करेगा कार्बन पे और हमें मिलेगा आइसोसाइनाइड। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। बताइए मुझे, ये बात क्लियर हुई कि इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द बॉन्डिंग। क्लियर? तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप इसको पढ़ भी सकते हो। एक्सप्लेनेशन वही होगा। देखो, यहाँ पे लिखा है KCN इज प्रेडोमिनेंटली आयोनिक एंड प्रोवाइड साइनाइड आयन, तो वही बात लिखी है जो मैंने आपको बताई, है ना? सिमिलरली ONO, दिस NO2 नाइट्राइट आयन, सिमिलरली दिस इज आल्सो एमिडेंट। ये बात हमने पहले ही क्लियर की है, ये बात भी क्लियर की है। मैं आगे बढ़ूंगा सीधे, है ना? अब मैं सीधे क्वेश्चंस पे आता हूँ डायरेक्टली यहाँ। ये हम अलग से डिस्कस करेंगे हेलो एरिन्स में। यहाँ से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, इनको डिस्कस करते हैं अब। बिकॉज हमने SN1 और SN2 को डिस्कस किया, अब इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखो, अभी मैं आपको रिवाइज करा रहा था और मैंने आपको बताया SN1 और SN2 कहाँ कहाँ ज्यादा होगा, है ना? तो देखो, ये हमारे पास अब कुछ क्वेश्चन है। ये हमारे पास कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है। हमें बताना है ये जो कंपाउंड दिया गया है ना, और इसके साथ में ये एक और कंपाउंड दिया गया है, इनमें हमें बताना है किसमें SN2 मैकेनिज्म फास्टर होगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, दोनों के केसेस में SN2 के लिए क्या होगा? जहां पे कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होगा वहां पे SN2 ज्यादा होगा। दोनों का कार्बोकेटाइन बनाएंगे। देखिए, इसका कार्बोकेटाइन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? कार्बन हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा दैट इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, है ना? अब इसकी बात करते हैं। इसमें अगर हम कार्बोकेटाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, मतलब आपको प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। अब आपको पता है कि SN2 के केस में प्राइमरी कार्बोकेटाइन ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू दैट ऑफ सेकेंडरी, इसलिए हम कहेंगे ये वाला कंपाउंड इट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म कंपेयर टू दिस। क्लियर? सबको क्लियर हुआ? हाँ, ए वेरी गुड, बहुत बढ़िया नाहिदा, वेरी नाइस। क्लियर हुआ ना? अब इस वाले कंपाउंड पे आते हैं। अभी मैंने देख बताया आपको कि जो हमारा SN1 और SN2 मैकेनिज्म होता है वो डिपेंड करता है कि लीविंग ग्रुप कैसा है। अगर हम हेलाइड्स की बात करेंगे, यहाँ पे X हमारा लीविंग ग्रुप है, बिकॉज X ही लीव करता है। और ये X क्या है? ये हेलोजन है, मतलब X हमारा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अब आपको पता है कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड बहुत बड़ा बॉन्ड होता है, मतलब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, वो वीक बॉन्ड होता है। वीक बॉन्ड होता है मतलब इजीली लीव करेगा। इसका मतलब अगर मैं लीविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करूंगा, दिस इज द लीविंग ग्रुप एबिलिटी, ये ज्यादा लीव करता है। जहां पे लीविंग ग्रुप अच्छा होगा
वहां पे कार्बन हेलोजन बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। कार्बन हेलोजन बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा मतलब न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा। देखो ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। अब दोनों के केस में यहाँ पे जो लीविंग ग्रुप है दैट्स आयोडीन, मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे यहाँ पे बनेगा आपका पॉजिटिव चार्ज। इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज। अब कहाँ पे बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है? इन दिस केस यहाँ पे बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है, इसलिए इसके केस में जो हमारा SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है वो ज्यादा फास्टर होगा कंपेयर टू दिस। यहाँ पे क्या लिखोगे? लिविंग ग्रुप इज द डिसाइडिंग फैक्टर। लिविंग ग्रुप इज डिसाइडिंग फैक्टर। और लिविंग ग्रुप क्या, लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या है? दिस इज द लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर। क्लियर? हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद हमारे पास ये वाले कंपाउंड्स हैं। यहाँ पे क्या देखोगे आप? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जहां पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखोगे, जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जितनी ज्यादा है उतना ज्यादा क्या होगा? SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। बस चारों की स्टेबिलिटी देखनी है। क्या आप स्टेबिलिटी देख सकते हो? पहले भी मैंने ये वाले क्वेश्चंस कराए हैं ना। इसको नोट डाउन करो यहाँ तक। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। किया नोट? हो गया? हाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को एक बार लिखेंगे। यहाँ पे बताना है हमें SN1 और SN2 रिएक्शन का ऑर्डर, ऑर्डर बताना है। मतलब SN1 कहाँ पे होता है, SN2 कहाँ पे होता है, कौन से ऐसे कंपाउंड्स है जिनमें SN1 होगा और जिनमें SN2 होगा, किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब देखो हमारे पास ये पहला वाला कंपाउंड है। मैं इस कंपाउंड को C6H5, मतलब मेरे पास बेंजीन रिंग है। C6H5 का मतलब मेरे पास बेंजीन रिंग है। ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ जुड़ा है CH2, इसके साथ जुड़ा है Br, है ना। ये पहला कंपाउंड था। दूसरा कंपाउंड में दूसरे कलर से मेंशन करूंगा। ये दूसरा कंपाउंड है C6H5, C6H5 मतलब दो बेंजीन रिंग्स है। देयर आर टू बेंजीन रिंग्स अटैच टू दिस। उसके बाद किससे अटैच है? CH के साथ। और यहाँ पे एक और बेंजीन रिंग अटैच है। और इसके साथ हमारा अटैच है क्या? इसके साथ अटैच है Br। यहाँ पे Br अटैच है ना। तो इसके बाद हमारा तीसरा कंपाउंड है, लेट मी टेक इट डिफरेंट इंक। तो ये मेरा थर्ड कंपाउंड है। यहाँ पे बेंजीन रिंग अटैच है, C6H5 अटैच है। ये किससे अटैच है? CH से अटैच है। और किससे अटैच है? CH3 से अटैच है। और यहाँ पे मेरा Br है। ये थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड है। लेट मी टेक द फोर्थ टाइप ऑफ द कंपाउंड बाय दिस कलर। तो यहाँ पे मेरा C6H5, C6H5 मतलब दो बेंजीन रिंग से, these are two, there are two benzene rings, they are attached to carbon। कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ से एक और बेंजीन रिंग अटैच है। और इसके साथ जुड़ा है हमारा लीविंग ग्रुप दैट इज ब्रोमीन। अब बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है, ये कंपाउंड सी है, ये कंपाउंड डी है। जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहां पे SN1 ज्यादा होगा। हम SN1 का ऑर्डर बनाएंगे, फिर जो लीस्ट SN1 होगा वो SN2 हो जाएगा, है ना। तो चलिए सबका हम कार्बोकेटाइन बनाएंगे। कार्बोकेटाइन कैसे बनाते हैं? इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो। अब इन बॉन्ड्स को कैसे ब्रेक करेंगे हम? मैं यहाँ पे इसी जगह इनको ब्रेक करता हूँ और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लाता हूँ, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देयर शुड बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो मतलब इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब सब कार्बोकेटाइन बन गए। अब आपको पता है जो प्लस पॉजिटिवली चार्जेड स्पीशी होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज को कौन सा चीज स्टेबल करता है? प्लस I इफेक्ट, प्लस R इफेक्ट, प्लस H इफेक्ट, है ना। प्लस H इफेक्ट। और इनमें ऑर्डर क्या है? R इफेक्ट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, उसके बाद H इफेक्ट का, उसके बाद I इफेक्ट का, है ना। तो देखो यहाँ पे इस बेंजीन रिंग का लगेगा प्लस R इफेक्ट, मतलब रेजोनेंस हो जाएगी। यहाँ पे दो बेंजीन रिंग्स का R इफेक्ट लगेगा। यहाँ पे एक बेंजीन रिंग का R इफेक्ट और प्लस I इफेक्ट। यहाँ पे एक बेंजीन रिंग का R इफेक्ट, दूसरे का R इफेक्ट और मेटल का लगेगा प्लस I इफेक्ट। क्लियर? अब देखो RHI रूल का मतलब पहले रेजोनेंस को देखो, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन को देखो। रेजोनेंस तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब देखना है कहाँ पे ज्यादा है। तो बी और डी में सबसे ज्यादा रेजोनेंस है। यहाँ दो बार होता है, यहाँ भी दो रिंग से होता है। लेकिन डी के केस में
रेजोनेंस के अलावा आई इफेक्ट भी होता है। इसका मतलब डी में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। इसका मतलब डी जो है, इसमें सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन का मैग्नीट्यूड होगा, ऑर्डर होगा, इसमें सबसे ज्यादा रेट होगा SN1 रिएक्शन का। अब आते हैं यहाँ पे दो आर इफेक्ट, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, जहाँ पे ज्यादा आर वहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी, मतलब बी। उसके बाद आता है यहाँ पे सिर्फ आर इफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे दो चीज होते हैं, आर इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। इसके बाद सी आएगा, और एक एक केस में सबसे कम SN1 रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर? हाँ। एस एन SN1 तो सब में हो जाएगा, बट रेट सबसे ज्यादा डी में होगा। ए में सबसे कम SN होगा, SN1 होगा, इसका मतलब ए में SN2 भी हो सकता है ना? क्लियर? सबको क्लियर हुआ कैसे देखा करते हैं, कैसे देखना है एग्जाम में? हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी आ सकता है, एज सच आएगा डायरेक्टली ये क्वेश्चन। मतलब आज का जो लेक्चर था इसमें जो भी क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सिंस डायरेक्टली टेक्स्ट से क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन कभी भी आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आई होप कि ये चीज आपने नोट डाउन की होगी। आगे चलते हैं, यहाँ पे इसका आंसर भी दिया गया है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर चेक भी कर सकते हो। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री के बेसिस पे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले कुछ समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? कि मैंने बोला था SN1 के केस में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 50% आर और 50% एस। 50% आर और 50% एस का मतलब, इसी को कहते हैं रिसैमिक मिक्सचर। इसको कहते हैं रिसैमिक मिक्सचर। और रिसैमिक मिक्सचर जिस प्रोसेस में बनता है, दैट्स नोन एज रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन। अब वाई दिस इज फॉर्मड, ये क्यों बनता है? 50% आर क्यों बनता है, 50% एस क्यों बनता है? कोई बताएगा मुझे? देखो जब SN1 होता है ना, अगर SN1 होगा तो जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन में एक एम्प्टी वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना, पी वैकेंट ऑर्बिटल। अब पी ऑर्बिटल के दो लोब्स होते हैं, या तो न्यूक्लियोफाइल, या तो हमारा जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, या तो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली लोब में डाल सकता है, ऊपर से अटैक करेगा, या तो नीचे वाली लोब में इलेक्ट्रॉन डाल सकता है, मतलब नीचे से अटैक करेगा। मतलब देयर आर 50% चांसेस दैट द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द अबव साइड, एंड देयर आर 50% चांसेस दैट द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स बिलो साइड। इसलिए यहाँ पे आपको 50% आर और 50% एस बनता है। अगर किसी ने RS नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा है, तो जीओसी में मैंने प्ले लिस्ट में R&S नॉमेनक्लेचर को 2 लेक्चर्स में इन डेप्थ पढ़ाया है, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, आप वहां पे देख सकते हो, है ना? तो मतलब यहाँ पे आपको रिसैमाइजेशन मिलता है, रिसैमिक मिक्सचर बनता है ना? लेकिन वहीं पे अगर हमारा SN2 होता है, तो SN2 के केस में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है फ्रॉम द बैक साइड। न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे कहाँ से अटैक कर सकता है? बैक साइड से अटैक करता है। बैक साइड से अटैक करता है, उसके बाद ये हैलोजन लीव होता है। पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और उसी टाइम आपका हैलोजन लीव हो जाता है। मतलब देयर इज ओनली वन चांस कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैक करता है ओनली फ्रॉम द बैक साइड। देयरफॉर यहाँ पे इन्वर्जन होता है। क्या होता है? इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब कि सिर्फ पीछे से ही अटैक होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, या तो आगे से अटैक होगा। 50% आगे से, मतलब जो आपका रिएक्टेंट है वही स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट की भी होगी। उसको कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जो रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन है, वही वाली कॉन्फ़िगरेशन प्रोडक्ट की होगी। या न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आएगा, दैट्स नोन एज इन्वर्जन। तो मतलब SN1 के केस में 50% रिटेंशन होता है, 50% इन्वर्जन होता है। लेकिन वहीं पे अगर SN2 होगा तो कंप्लीट इन्वर्जन हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हुई ये बात? ये बात क्लियर हुई? अब इन वाले मॉलिक्यूल्स में जो कायरल होते हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, वहीं पे स्टीरियो केमिस्ट्री डिस्कस करनी है। सारे मॉलिक्यूल्स में नहीं करनी है, स्टीरियो केमिस्ट्री वहां पे डिस्कस करनी है जहां पे कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब बात आ जाए कि कायरल मॉलिक्यूल किसको कहते हैं। जो कायरल टर्म है ना, कायरल टर्म का मतलब इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड हैंडेडनेस। मतलब जो आपका हैंड है, दिस इज कायरल मॉलिक्यूल। अब व्हाई द हैंड इज अ कायरल मॉलिक्यूल? कायरल मॉलिक्यूल हैंड को क्यों कहा जाता है? बिकॉज अगर आप कोई इमेजिनरी प्लांट डालोगे,
प्लेन ऑफ सिमेट्री डालोगे इस हाथ के बीच में से, क्या इस हाथ के दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे? बताइए मुझे। कैन यू डिवाइड योर हैंड इनटू टू इक्वल पार्ट्स ऑन पासिंग अ प्लेन ऑफ सिमेट्री? मुझे बता, आपके पास ये हाथ है, यहाँ से बीच में आप एक प्लेन डालते हो, उस प्लेन को कहूंगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या आपके हाथ, क्या आपका हाथ टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। इट विल नॉट बी डिवाइडेड, वेरी गुड, इट विल नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। मतलब इस वाले मॉलिक्यूल में क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, पीओएस जो है दैट्स एब्सेंट। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो उस मॉलिक्यूल को कायरल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कायरलिटी। उसके बाद हम कैसे डायरेक्टली देखेंगे, कायरल उन मॉलिक्यूल्स को भी कहा जाता है विच हैज फोर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इस कंपाउंड को देखेंगे ना, इस कंपाउंड में ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, बीच वाला एटम जो है ना, ये जो बीच वाला एटम है ये हमारा कार्बन है। इस कार्बन से चार डिफरेंट ग्रुप्स अगर अटैच है, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, CH3 group, Br group, मतलब फोर डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड, देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल इज कायरल। इस वाले मॉलिक्यूल को भी कायरल कहेंगे। व्हाई? बिकॉज अगर यहाँ पे भी आप प्लेन ऑफ सिमेट्री डालोगे, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, है ना। जो भी आपका कायरल मॉलिक्यूल होता है, देखो ये मेरा राइट हैंड है, अगर मैं इसको मिरर में देखूंगा तो आपको क्या मिलेगा? बताइए। इफ यू व्यू योर राइट हैंड इनटू अ मिरर, व्हाट विल यू ऑब्जर्व? आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा ना। अब देखो, इस राइट हैंड को उठाओ, इस लेफ्ट हैंड पे लगाओ। क्या ये जो थंब है, क्या ये इस वाली फिंगर को सुपर इम्पोज करता है? नहीं। थंब के नीचे थंब आना चाहिए। दीज आर कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, है ना। देखो ये मेरे पास जो कंपाउंड है ये कायरल है। हमें बताना है कौन से कंपाउंड्स इनमें कायरल है। Now this compound is chiral. Why this compound is chiral? Because it has four different groups attached. क्या ये जो सेकंड कंपाउंड है, क्या ये कायरल है? बताइए मुझे। Whether this compound is chiral or not. क्या ये कंपाउंड कायरल है या नहीं? क्या जो सेकंड वाला कंपाउंड है क्या ये कायरल है? जल्दी से कमेंट करके बोलो, इज दिस अ कायरल कंपाउंड और नॉट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एकायरल। जो कंपाउंड्स कायरल नहीं होते हैं दे आर कॉल्ड एकायरल। अब देखो यहाँ पे अगर देखेंगे, दिस इज वन ग्रुप, दिस इज द सेकंड ग्रुप, बट ये दोनों ग्रुप सिमिलर हैं, इसलिए इस वाले कंपाउंड को कायरल नहीं कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे एक और टर्म यूज करूंगा। अगर आपका मॉलिक्यूल ये है और इस मॉलिक्यूल में चार ग्रुप्स अटैच है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, और यहाँ पे सी ग्रुप है, और यहाँ पे भी सी ग्रुप है, जैसा कि ये टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी और डी ग्रुप सेम है ना, ये दोनों ग्रुप सेम है। तो यहाँ पे हम अगर एक काम करेंगे, इस वाले सी को अगर रिप्लेस करेंगे बाय डिफरेंट ग्रुप, डी से रिप्लेस करेंगे, तो क्या आपको कायरल मॉलिक्यूल मिलेगा? बताओ मुझे। अगर हम एक सी को डी से रिप्लेस करेंगे, क्या आपको कायरल मॉलिक्यूल मिलेगा? यस। अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसका आप एक ग्रुप रिप्लेस करोगे बाय डिफरेंट ग्रुप, सो एज टू जनरेट कायरलिटी, तब इस वाले कंपाउंड को कहते हैं प्रोकायरल। प्रोकायरल का मतलब जिससे कायरलिटी जनरेट होगा। कि अगर उस वाले कंपाउंड में हम एक एटम को रिप्लेस करके कोई दूसरा एटम लगाएंगे, जो नया कंपाउंड बनेगा, अगर वो कंपाउंड कायरल होगा, तब जिस कंपाउंड से हमने वो कायरल कंपाउंड बनाया उसको कहते हैं प्रोकायरल। तो इस कंपाउंड को हम प्रोकायरल कहेंगे। वाई? बिकॉज अगर एक ब्रोमीन को यहाँ रिप्लेस करेंगे बाय डिफरेंट ग्रुप, तो हमें क्या मिलेगा? हमें कायरल कंपाउंड मिलेगा, इसलिए इस कंपाउंड को क्या कहेंगे? प्रोकायरल कंपाउंड। बताइए मुझे, क्या आपको समझ में आ गया कि प्रोकायरल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है, यहाँ से मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल C2H5 अटैच है, यहाँ हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ हाइड्रोजन अटैच है। दिस इज नॉट कायरल, कायरल नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा बाय ड्यूटेरियम, तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड बनेगा। अब इस कंपाउंड को अगर देखेंगे तो दिस कंपाउंड इज कायरल। अब सिंस इस कंपाउंड से हमने कायरलिटी जनरेट की, इसलिए इसको कहेंगे प्रो कायरल कंपाउंड। नीट में आया हुआ है क्वेश्चन, आपको बताना था ये कंपाउंड मतलब कौन सा कंपाउंड प्रो कायरल है ना। चलिए, मतलब ये वाला कंपाउंड हमें बताना है कायरल और एकायरल कौन है। इसको हम एकायरल भी बोलेंगे, प्रोकायरल भी बोलेंगे, है ना। सारे एकायरल कंपाउंड्स को प्रोकायरल नहीं कहा जाता है, सिर्फ इन वाले टाइप ऑफ कंपाउंड्स को। अब इस कंपाउंड पे आते हैं। देखो ये कार्बन है, इससे कितने डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है ये हमें देखना है। ये हमारे पास OH ग्रुप, इट्स अ डिफरेंट ग्रुप।
हाइड्रोजन से डिफरेंट है, मतलब दो डिफरेंट ग्रुप्स, मिथाइल ग्रुप भी डिफरेंट है। और चौथा ग्रुप जो है वो यहाँ पे CH2 CH2 CH3। तो ये वाला कंपाउंड जो है ना, इसमें जो सेंट्रल एटम है ना, स्टीरियोजेनिक सेंटर इसको बोलते हैं, स्टीरियो सेंटर बोलते हैं, कायरल सेंटर बोलते हैं। ये वाला सेंटर जो है ये कायरल है, देयरफॉर ये कंपाउंड क्या है, कायरल कंपाउंड, बिकॉज इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच। क्लियर? क्लियर? अब बता, ये वाला कंपाउंड क्या ये कायरल है? क्या ये कायरल है? नहीं, वाई नॉट? ये एक ग्रुप है, दिस इज डिफरेंट ग्रुप, मतलब दो डिफरेंट ग्रुप्स। अब देखो CH2 CH3 CH2 CH3, मतलब ये दोनों ग्रुप सिमिलर है, इसलिए ये एकायरल है, इसलिए एकायरल है। क्लियर? क्लियर हुआ सबको? अब आएगा आपको अंडरस्टैंड, मतलब देखना कि कौन सा मॉलिक्यूल कायरल है और कौन सा मॉलिक्यूल एकायरल है। आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में। इस वाले मॉलिक्यूल को देखो, चलो इस मॉलिक्यूल को लिखते हैं, ये मेरा CH3 है, उसके बाद कार्बन है, इस कार्बन पे Br अटैच है, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन अटैच है, फिर CH2 CH3। बता, क्या ये कंपाउंड कायरल है? क्या ये कंपाउंड कायरल है? ये कायरल सेंटर है, ये एक ग्रुप है, दिस इज सेकंड ग्रुप, दिस इज थर्ड ग्रुप, और ये फोर्थ ग्रुप है। मतलब ये वाला कंपाउंड कायरल है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, कायरल है। नाइदा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। इस वाले कंपाउंड को एक बार लिखो, बताइए मुझे क्या ये कायरल है? CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2, उसके बाद कार्बन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसके बाद Br। बताइए क्या ये कायरल है?